नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूषण एम जुनेजा और आप सब लोग मुझे प्यार से हेल्दी चाचा कहते हैं। दोस्तों, गौरव पोरवाल जी जो चीफ एडिटर है एक मैगजीन तारे जमी पे, उन्होंने एक नई मुहिम शुरू करी है और उस मुहिम के तहत हम समाज में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस समाज तक पहुंचाने के लिए समाज तक पहुंचाने के लिए ऐसे तारों को, ऐसे सितारों को जो हमारे आसपास हैं, उनको ढूंढ के हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा प्रयास है कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज समाज तक पहुँच सके और वो कहीं न कहीं उनके जीवन में काम आ सके। तो इसी कड़ी में आज राहुल जैन साहब हमारे साथ हैं। राहुल जैन साहब मामा जी मैट्रिमोनियल के प्रमोटर हैं और आज हमारे साथ हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। राहुल जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू। भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को मौका दिया अपने स्टूडियो में बुला के लोगों को कुछ जागरूक करने का। आपने इस काबिल समझा कि मेरे पास भी कुछ इस टाइप की नॉलेज है जो मैं लोगों को जागरूक कर सकूं और कुछ अपने देशवासियों को कुछ रास्ता दिखा सकूं और कुछ उनको ज्ञान दे सकूं। जो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी है जो मिसिंग है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं है, शायद मैं उनकी आज कुछ क्लियर कर सकूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मामा जी मैट्रिमोनियल की शुरुआत कैसे हुई? देखो सर, ऐसा है, जब कोविड आया तो मैंने देखा कि बहुत लोग अकेले रह गए हैं। किसी के माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो कौन इनके साथ खड़ा होगा। और शादी में आज आपको पता है इतना मेजर डिसीजन होता है जो अकेला बंदा कोई भी नहीं ले पाता। तो बिल्कुल मुझे ठीक है। लगा कि इस इंडस्ट्री में एक अच्छे काउंसलर की, एक अच्छे मैट्रिमोनियल की सर्विस प्रोवाइडर की बहुत ज़रूरत है, जो उनके साथ खड़ा होकर उनकी हेल्प कर सके, उनके डिसीजन लेने में उनको राइट पाथ दिखा सके, उनको एज़ कंपेटेबल उनके कोई जो भी मैच मेकिंग है वो दिखा सके। प्लस क्या है, जो भी फैसला उनके माँ बाप होते या भाई बहन होते वे लेते, तो हम कोशिश करते हैं उनका वो वाला जो गैप है उसको फिल करने की। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने सभी भाई बहनों को एक अच्छे, अपने जो एक्सपीरियंस है, हमारी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग एक राइट पाथ, एक राइट डायरेक्शन और एक लाइफ पार्टनर दिलाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मतलब अगर ऐसे विचार हर मैट्रिमोनियल वाले के हो जाएँ तो लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। सर, हर मैट्रिमोनियल वाले के यही विचार होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये मामा जी मैट्रिमोनियल आपने कैसे चूज़ किया? सर देखो, इसका ना बड़ा गहराई से है। मामा जी बनता है माँ से। एक माँ है, जब भी आदमी सुख दुख में होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को बताता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, सबसे पहले हम अपनी माँ को बताते हैं। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख होता है तो भी हम माँ को बताते हैं। तो वही हमारे लिए ना सबसे आगे खड़ी होती है। तो इन दो माँओं का मिला के, इनका मिश्रण मिला के हमने बनाया माँ जी matrimonial.com। अब दूसरा सवाल ये है कि जब लोग शादी करते हैं या रिश्ते करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ करते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ ही करते हैं, वो एक राइट काउंसलर के पास, एक राइट मैट्रिमोनियल के पास नहीं जाते। वो मैट्रिमोनियल वाले के पास, काउंसलर के पास जाने में देरी कर देते हैं। वो इतनी देरी कर देते हैं कि उनकी, मेरे को लगता है, काफ़ी एज निकल जाती है। अगर वो, जब उन्होंने विचार करा, आज की डेट में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा शादी करने लायक हो गया, आपके मन में विचार आ रहा है, तो आपको एक राइट, सबसे पहले मैट्रिमोनियल वाला आपको सर्च करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद एक काउंसलर के पास आपको जाना चाहिए जो आपका और आपके बच्चों की जनरेशन गैप का डिफरेंस बताएगा। वो आपको बताएगा कि आने वाले समय में शादी करते वक्त, शादी से पहले और बाद में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देगा। अगर आप उस सब चीज़ों से, उन सब दिक्कतें परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर आप, उनको पता है कि आपको पहले कि भाई मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो रोड पे मेरे रेड लाइट भी आएगी, स्पीड ब्रेकर भी आएगा, तो एक अच्छा मैट्रिमोनियल, एक अच्छा काउंसलर आपको पहले ही इन चीज़ों से अवगत करा देता है, ताकि जब आप अपनी नई ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे पास ये चैलेंजेस आने वाले हैं और उसको मैंने ऐसे फेस करना है। तो आजकल क्या है, लोग शादी कर लेते हैं लेकिन उनको एक राइट काउंसलिंग ये नहीं मिल पाती कि मेरे पास क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। सडनली उनके पास कोई चैलेंजेस आ जाता है, जैसे सडनली आपके पास कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, आप अचानक से ब्रेक मारते हो तो आपकी पूरी गाड़ी हिल जाती है, आपके चोटें भी लग जाती है। तो यही एक मेन कारण है जो आजकल दिक्कतें आ रही है। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि मामा जी मैट्रिमोनियल दूसरे मैट्रिमोनियल से अलग कैसे है? सर, आज के अखबार में भी था कि जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, इसमें आपको जेन्युइनिटी का नहीं पता कि कोई भी अपनी एक आईडी बना के आपके बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करके, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, और उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, उनको परेशान भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है सर, एक तो सारे 1 to 1, मतलब रेफरल बेस, किसी ना किसी के थ्रू आए हुए जेन्युइन प्रोफाइल ही होती है। प्लस इसमें क्या है, हम बच्चों को या माँ बाप को ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलवाते। हम उनको पहले पर्सनल सर्च करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है,
आपको किस अपने लेवल के स्टेटस का, किस कास्ट का या किस क्वालिफिकेशन का बच्चा ढूंढ रहे हैं। फिर हम अपनी प्रोफाइल में से आपको वही प्रोफाइल दिखाते हैं जो आपके लिए सूटेबल है। फिर आपकी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सामने वाले को दिखाते हैं, वो भी जब आप एग्री होते हैं। फिर जब सामने वाला भी आपसे कंफर्टेबल होता है तो हम आप दोनों की आपस में मीटिंग कराते हैं। पहले परिवार मिलता है, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे सोच रहे हैं शादी सिर्फ लड़का लड़की के लिए है, वो पूरे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए होता है। तो हम पहले उनको आपस में मिलवाते हैं, जब वे कंफर्टेबल, परिवार कंफर्टेबल होता है, फिर वो बच्चों को मिलवाता है। तो उसके बाद हम इस चीज़ को प्रोसेस कराते हैं। जो पहले ज़माने में चलता था ना, उसके बाद फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, अब दोबारा से वही पहले वाला सिस्टम चल रहा है कि भाई पहले खुद मिलो, परिवार मिलवाओ, उसके बाद बच्चा बच्चे को एक दूसरे से मिलवाओ। फिर उनकी कंफर्टेबल जोन, अगर वे कंफर्टेबल जोन में नहीं है एक दूसरे के साथ, तो उनमें बताओ, उनको काउंसलिंग करो, उनको सही रास्ता बताओ। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ है, मान लो अब आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो आप क्या करते हो, अपनी वाइफ से पूछते हो, चाहे उससे अच्छी लगे ना लगे, वो क्या कहती है, बढ़िया है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हाँ यार बढ़िया है। अब आपकी वाइफ है, वो कोई भी चीज़ लाएगी, सबसे पहले पूछेगी भाई ये कैसी लग रही है, चाहे आपको जैसी भी लग रही है, आप क्या कहते हो, बढ़िया है। बहुत बढ़िया बोलना बहुत पड़ता बढ़िया है। बोलते हैं, तो क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस हो जाता है, चीज़ वो बढ़िया ही होती है। लेकिन अब क्या है कि कोई बोलने वाला ही नहीं है, वो कहते हैं जी तुम अपने आप देख लो, शादी करनी है लड़का लड़की ने, जी अपने आप देख लो। तो उनके पास ना, उनके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। करेक्ट। शादी के लिए ना भाई साहब घुटने टूट जाते हैं। अब आजकल अपने एसी से बाहर निकल के कोई घुटने घिसाने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले लोग 50 मैट्रिमोनियल 50 रिश्ते देखते थे तो एक होता था, अब लोग देखने को तैयार नहीं, चाहे उसमें बड़े आ गए, माँ बाप आ गए, उन्होंने भी बच्चों को छूट दे रखी है, अभी अपने आप देख लो। तो वो बच्चे फिर अपने आप देखते हैं, वो सही डिसीजन ले नहीं पाते, और फिर वही माँ बाप कहते हैं कि समाज का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ जी, माहौल तो आप लोगों ने ही बिगाड़ा हुआ है। इनिशिएटिव बच्चे क्या ले, आप लोगों ने ही लेना छोड़ दिया है। जो 28-30 साल का नया नया बच्चा है, उसने दुनिया नहीं देखी। क्या आता है, जब 28-30 साल का बच्चा होता है ना, मैं भी उस उम्र में था, मेरे को सारी दुनिया अच्छी लगती थी, मुझे लगता था यार मैं अच्छा हूँ ना, तो सारी दुनिया अच्छी है। लेकिन ऑन द जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो हमें पता लगता है कि कितने हर्डल, कितने चैलेंजेस आते हैं। अब वो नए बच्चे को पता नहीं होता। और दूसरी बात क्या है ना जी, आपका बच्चा शायद आपकी ना माने, आपने कह दिया आगे कुआं है, वो नहीं मानेगा, मेरी मान भी जाएगा, काउंसलर की मान जाएगा, किसी मैट्रिमोनियल वाले की, आपकी नहीं मानेगा। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। पहले ये डायरेक्शन देते थे आपके चाचा मामा ताऊ, अब उन्होंने हाथ छोड़ दिए जी, कोई आता नहीं है, किसी से बनती नहीं है। और ना बनने के कारण भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग ही है। घर परिवार में लड़ाई सिर्फ काउंसलिंग की वजह से मुझे लगता है जी है। करेक्ट, उनकी राइट एजुकेशन नहीं हो राइट पाई, आप ये एजुकेशन नहीं हो पा रही रिलेटेड टू मैरिज, कि हर रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए, कैसे बर्दाश्त करना चाहिए। लोग क्या है, 100 करोड़ रुपये शादी में लगा देंगे जी, लेकिन लड़ाई हो जाती है सिर्फ 1 लाख रुपए के पीछे। कैसे जी, उन्होंने साड़ी उठा ली महंगे वाली, बस उसी पे कलेश मचा देंगे जी। तो आप इसको भी थोड़ा, मैं कहता हूँ, बजट में लगा के चलो ना जी। आप 1 करोड़ रुपये लगा रहे हो, सारा मतलब 5 लाख कम लगा लो, 5 लाख इन चीज़ों के लिए रख लो जो नॉर्मली लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पे होती हैं। तो इस राइट एजुकेशन, तो राइट सलाह और राइट पाथ, ये एक आज की डेट में एक काउंसलर ही है, और एक काउंसलर की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल ऐसा। कोई इसका बेड़ा उठाना ही नहीं चाहता। कि काउंसलिंग करना, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उसका जो माइंडसेट है उसको रीट्यून करने जैसी बात है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, कुछ और चल रहा होता कुछ और चल रहा होता है। सोशल मीडिया को देख के, टीवी देख के उसके दिमाग में कुछ भ्रम पैदा हो जाते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसे होते हैं जो आजकल एआई जनरेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं, वो आप देख रहे हो, एआई जनरेटेड सारा वो है। बिल्कुल जी। तो बच्चा वहाँ पे ज़रा फोकस कर लेता। तो जो काउंसलिंग वाला आप बता रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आप मैट्रिमोनियल के काम में काउंसलिंग कर रहे हैं पहले। और आपने बताया कि आपके पास जितने भी रिश्ते आते हैं सब रेफरल बेस्ड आते हैं, कुछ आते हैं। हाँ। तो क्या आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करते हैं? सर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है, अगर आप हो, आप भी किसी का रिश्ता बताओगे, पहली बात तो आप कोई भी ऐसे गलत आदमी का नहीं बताओगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि बेफालतू में आपको कोई दिक्कत परेशानी आए। पहले जो भी आप हमें रेफरल मिलता है, एक जेन्युइन पर्सन के थ्रू मिलता है, वो भी अपनी एक जेन्युइन कंफर्टेबल अपनी जानकार का ही हमें बायोडाटा देता है। प्लस क्या होता है, फिर हमें कोई चीज़ समझ आती है प्रोफाइल, तो हम पहले उनसे मिलते हैं जिन्होंने हमें वो रेफरल दिया। प्लस क्या है, फिर मार्केट में क्या होता है, जान पहचान निकल जाती है। हमारा एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, हम बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की जान पहचान निकल जाती है। प्लस क्या होता है, फिर हम जो भी सामने लड़का या लड़की वाला है, फिर उसके साथ मिलके वो अपने लेवल पे भी सर्च करता है, तो इस टाइप से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि भाई अब इतनी सारी वेरीफाई होने के बाद भी बहुत ज़्यादा नैनो चांसेस होते हैं कि आपको कोई जो है गलत प्रोफाइल मिल जाए। बहुत करेक्ट। तो अभी एक बात और बताएं, तो ये आपकी यूएसपी है?
मेरी तो यूएसपी है ही, लेकिन ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरी है, जितने मैट्रिमोनियल वाले हैं सबके अपने अपने लेवल, अपने अपने स्टेटस, अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ सबकी नॉलेज है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी मैट्रिमोनियल सभी मैट्रिमोनियल, बस आपको उस पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए, और सभी मैट्रिमोनियल वाले सर्विस इस टाइप से जो है अच्छी देते हैं जी। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या करना चाहिए? सर सक्सेसफुल मैरिज तभी सक्सेसफुल है जब आप प्रॉपर राइट गाइडेंस से चल रहे हैं। गाइडेंस क्या है, आपने जैसे मान लो आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो आप नर्सरी से स्टार्ट करो कि जब आपने शादी के लिए प्लानिंग करी है या आपने सोचा है तो उसका शुरुआत से ही जो है ना गाइडेंस के ऊपर चलना चाहिए। अब हर कोई सोचता है मैं जल्दी से 12वीं पास कर लूँ और कॉलेज में चला जाऊँ, ये जल्दबाजी है। तो अगर सक्सेसफुल मैरिज में अगर आप प्रॉपर पाथ से, प्रॉपर एजुकेशन से, और किसी की जो इस लाइन में एक्सपीरियंस नॉलेज है, होल्डर है, अगर आप उनसे करें तो सक्सेसफुल मैरिज है। आज क्या होता है, एक 28-30 साल का लड़का या लड़की, वो क्या करेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे भाई शादी कैसी है क्या है, तो वो उसको वही नॉलेज देगा जो जितनी उसके पास है, वही वो उसको दे देगा। बजाय 28-30 साल के जो भी नए न्यूली मैरिड कपल है, वो कभी भी जाके अपने दादा से नहीं पूछते कि जी इतने साल आप दादी के साथ रहे तो क्या राज रहे, कैसे आपने इनको मैनेज किया और कैसे आपकी शादी आज इतनी सक्सेसफुल रही है। तो उनसे सलाह नहीं लेते, उनके पास कोई नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता। लेकिन मैं कहता हूँ जी अगर आप उनसे सलाह लोगे तो वो आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं, कैसे उनका सामना करना चाहिए, और कैसे आप अपनी लाइफ को, शादी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे दूर भाग रहे हैं, बुजुर्ग से दूर भाग रहे हैं जी, बिल्कुल। है ना? पुराने ज़माने में तो बच्चे को सबसे पहले तो दादा और दादी याद आते थे, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल थोड़ा लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जी। वो तो दिक्कत वो है। आज़ादी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर रही है। दिक्कत क्या है ना जी, मैं आपको बताऊं आजकल ये कि फैला हुआ है कि सिंगल मैरिज, अकेले रहो। अब लेकिन कोई भी अपने दादा दादी बड़ों के साथ रहने के मेरिट नहीं बता रहा सोशल मीडिया पे, कि अगर आप अपने बड़े बूढ़ों के साथ रहते हो तो उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान तो कोई होता ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कभी नहीं। फ़ायदे क्या है वो कोई नहीं बताता। आप अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हो, ये बात मेरे को तब समझ आई जब मेरे बच्चे हुए। उससे पहले मैं भी नहीं समझता था। मैं भी, मेरे भी दोस्त होते थे तो मैं कहता था क्या यार बच्चे के पीछे तू ये सब कर रहा है, लेकिन जब खुद के हुए ना तो अनुभवी तभी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कभी भी आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बाल भी बकाऊं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, परफेक्टली ऑल राइट। सर अभी आज के ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज का बहुत चलन है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर इंटरकास्ट मैरिज में कोई बुराई नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज में क्या, आजकल लोग जैसे पढ़े लिखे हैं तो वो भी एक पढ़ा लिखा चाहते हैं कि भाई मेरे को पढ़ा लिखा मिल जाए, चाहे वो इंटरकास्ट हो या कोई भी कास्ट हो। तो इंटरकास्ट कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं रह गया है, और मैं इसको कोई गलत भी नहीं मानता हूँ। ठीक है, आपका मन मिलना चाहिए, आपके विचार मिलने चाहिए, तो इंटरकास्ट मैरिज तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अब चल रही है बढ़िया। फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो कितना मैटर करती हैं एक शादी के लिए? सिर्फ शादी के लिए सबसे ज़रूरी फैमिली वैल्यूज़ ही होती है। आजकल क्या है, जब तक सामने वाला, आजकल लोग देखते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को मान सम्मान दे, लेकिन परिवार की भी ज़रूरत है कि वो भी सामने वाले के परिवार को, ख़ानदान को मान सम्मान दे, और उसके ख़ानदान वाले भी दूसरे के ख़ानदान वाले को मतलब मान सम्मान दे। तो ये फैमिली वैल्यूज़ ही जो है लास्ट में काम आती है। शादी के बाद अक्सर ये दिखाया गया है कि जो नई नवेली बहू घर में आती है तो वो तो कुछ जब एडजस्ट नहीं हो पाती तो अक्सर ये कहती कि यार तू तो हर बात अपनी माँ की सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं है। दिक्कत क्या है जी, हर बीवी को लगता है कि वो, पहली बात तो क्या है, हर माँ बाप को ही लगता है कि उसका बेटा बीवी के इशारों पे चलता है, और बीवी कहती है तुम मेरे इशारे समझते नहीं। तो इशारों की भी कोई ट्रेनिंग करो ना, ताकि एक दूसरे के इशारे समझ जाए। हाँ, ये इशारे समझने जरूरी है जी, दोनों के, ये माँ भी के भी एक- और बाप के भी। माँ बाप के भी और बच्चों, बीवी के भी और पति के भी। करेक्ट। बीवी की ना में भी हाँ होती है, हाँ में भी ना होती है। आदमी इसी कंफ्यूजन में लगा रहता है कि नहीं हाँ बोला है ना बोला है। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया आपने। राहुल जी, जैसे आपने मुझे बताया था कि कोविड के बाद कुछ लोग अकेले हो गए, तो क्या आपको समाज में कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो थोड़े गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन शादी तो उनकी ज़रूरत है, तो वहाँ आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? क्या उनके लिए आप कुछ अलग से कुछ करते हैं, समाज के लिए कि कंट्रीब्यूशन हो सकता है?
सर हम ऐसी ना कई संस्थाओं से जुड़े हैं जो ऐसे गरीब बच्चों का फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ भी बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी एनजीओ है जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री करती है। वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको मैच मेकिंग कराती है और उनका शादी तक का सारा खर्चा उठाती है। इवनली शादी के बाद भी अगर लड़की को कोई परेशान करता है तो उनको फ्री कानूनी सलाह देती है और उनके साथ खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने गरीब बच्चों की भी शादी करवा दी तो उसको छोड़ दिया। हम उनके लिए भी पूरी जांच पड़ताल करके उनकी शादी करवाते हैं। प्लस क्या है, कई माँ बाप अगर नहीं मान रहे होते, बच्चे लव मैरिज कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप नहीं मान रहे होते, तो हमारी एनजीओ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ रिटायर्ड बुजुर्ग हैं जो जाके उनकी फैमिली को समझाते हैं। उनको समझाते हैं कि भाई बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं और इनको करने दो, या फिर जो जो भी उनको बेस्ट पॉसिबल होता है अपनी तरफ से वो सारी कोशिश करते हैं कि बच्चे घर से बगावत करके शादी ना करें और उनकी आपस में जो एक दूसरे की पसंद है उनको मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं जी। और सामूहिक विवाह होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें क्या होता है बहुत बड़ी संख्या में डोनेशन भी आता है और हम जो भी न्यूली मैरिड कपल है उनको हम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पूरी हेल्प करते हैं। उनको जो भी बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बेसिक कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े, कुछ टीवी या कुछ बेड्स वगैरह जी। बहुत बढ़िया। तो ये तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ये काम लगातार करते रहें और बार बार करते रहें। जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद भी आप हैंड होल्डिंग करते हैं। शादी के बाद भी जी हम पूरी कानूनी सलाह, कोई भी दिक्कत परेशानी है, जिम्मेदारी है जी, थोड़ा उसको हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शादी कराई या तो कमीशन लिया और उसको हमने छोड़ दिया। हमारा खुद का पर्सनल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा खाली पैसे के लिए काम नहीं करते जी। हमारा ऐसा है जी, दो अच्छे घर, दो अच्छे रिलेशन आपस में मिलने चाहिए, उनकी दुआएं हमें मिलनी चाहिए जी। पैसा तो एक पार्ट है ही, लेकिन हम चाहते हैं जी पैसा तो फिर भी आदमी कमा लेगा, लेकिन जो ये दुआएं हैं, ये जो नाम है ना जी, ये हमें थोड़ा रहता है कि भाई उस पर्पज़ से हम ये इसे रखते हैं। तो आप पैसे के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी कि भाई दुआएं तो उसकी है जो ये हमसे करवा रहा है, हम भी कौन है जी करने वाले। ये तो कुछ लोग अच्छे, आप जैसे अच्छे लोग मिल गए हैं, संस्थाएं हमें ऐसी मिल गई है जो हमें सपोर्ट करती है या हमें सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको खुशी मिलती है ऐसा कुछ करा के। जैसे कि आपने बताया कि समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनकी बेटियां नहीं हैं, तो वो भी आकर के वहाँ पे कन्यादान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुप्त दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, जिनको लगता है कि भाई वो चाहते हैं कि हमारे आज बेटा बेटी कहीं दूर है, विदेश में पढ़ रहे हैं, वो उनको समझ के वहाँ पे उस हिसाब से कन्यादान या उनसे जो बन सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जी। इन्हीं के बदौलत ही, ऐसे लोगों की बदौलत ही एनजीओ चल रही हैं जी। लोग कहते हैं कि मामा जी मटन वाले पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। भाई सर पैसे तो ज़्यादा, ये तो क्या है देने वाले के ऊपर है, लेकिन अगर हम क्या है, अगर मान लो आपसे 50,000 लेते हैं तो आपके 50 लाख रुपए तक बचाने का दम रखते हैं। बहुत बढ़िया। इन चीज़ों को कोई समझता नहीं है। 50 लाख की बात तो छोड़ो, 50 करोड़ की आपकी जो इज्जत होती है वो हम अपनी जेब में रख के चलते हैं। मान लो कोई भी आदमी किसी भी लेवल स्टेटस का हो, आज सब कुछ ओके है, फिर भी कई बार लड़का लड़की वाले मना कर जाते हैं। एक क्या होता है, वो आपके मुंह पे मना कर जाए, आपको कैसा फील होगा। उन सब चीज़ों को हम अपनी जेब में रख लेते हैं जी, आप तक पहुंचने नहीं देते। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं कोई भी आप तक नहीं पहुंचती, सारी पॉजिटिव चीज़ें ही आप तक पहुंचाती है। हमारा कोशिश रहता है लोग आपस में मिले जुले और एक अच्छा रिश्ता करें। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बीच में हो जाती है शादी करते वक्त, हर काम करते वक्त, जिसमें कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आती है, उसको हम एब्जॉर्व कर लेते हैं जी। कई बार क्या होता है, 100 करोड़ का आदमी है, उसके मुंह पे कोई कह जाए भी हमें पसंद नहीं आया, उसको बड़ा बेचैनी हो जाती है कि यार मेरे को मना क्यों कर गया, ये क्या कमी है मेरे पास, आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, फिर भी सामने वाला मना कर जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। तो समझो हम सबसे पहले तो आपकी, मुझे लगता है कि हम वो आपकी इज्जत बचा लेते हैं। फिर क्या होता है, अगर आपको सामने वाला मना कर जाता है, आपके बच्चे को मना कर जाता है, तो उसके अंदर एक फियर, एक डर आ जाता है कि यार मेरे को तो 2-3 बार देख लिया, सब मना कर देते हैं, तो वो दोबारा सामने जाने से घबराता है। वो कहता है मैंने शादी करनी नहीं, क्योंकि 4 जने मेरे को मना कर गए, एक जना मना कर गया, तो एक बड़ी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। ईगो प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा फियर आ जाता है, उसमें फियर आ जाता है, डर आ जाता यार है। मुझ में शायद ऐसी कोई कमी है कि मुझे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन का फियर होता है जी, लड़की में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, और उसका कोई कारण भी नहीं होता जो मना कर जाते हैं। हम उन सब चीज़ों को अपनी जेब में रख लेते हैं जी, आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचने देते। बहुत नेगेटिव वाइब्स होती हैं, कई बार चीज़ें नहीं समझ आती, हम उन सबको दोनों तरफ समझाते हैं और कोई भी नेगेटिव फील नहीं आने देते। कई बार, बहुत बार होता है जी, लड़के वाले कह देते हैं जी अगर लड़की वालों को भी हमारा लड़का पसंद नहीं था तो हमारे पास आए क्यों, हमारा टाइम क्यों बर्बाद करा जी। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। शादी के लिए राइट एज क्या है आपके हिसाब से, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी? सर जिस दिन लड़का लड़की
उसके घर परिवार वाले और उसके खानदान वालों में समर्पण की भावना आ जाए, तो समझो वो राइट स्टेज है लड़की की शादी करने के लिए। और जिस दिन लड़का अपनी कमाई से अपना खर्चा करने लग जाए, उसे अपने माँ बाप से ये ना पूछना पड़े कि भाई मैं आज 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो समझो वो उसकी राइट स्टेज है। लेकिन सबसे पहले दोनों फैमिली के अंदर समर्पण होना चाहिए जी, लड़का लड़की के अंदर नहीं, पूरे खानदान के अंदर समर्पण होना चाहिए। और जिस दिन आपको फील होने लग जाए कि मुझे घर में एक बहू नहीं एक बेटी लानी है, और लड़की वाले को लगे कि मेरे को एक बेटे की ज़रूरत है अब, तो वही एक राइट स्टेज होती है। जब तक आपकी मेंटेलिटी इनसे मैच नहीं करती, तो वो राइट स्टेज मेरे को लगता है शादी की नहीं होती। पुराने ज़माने में बोलते थे कि जो पेड़ झुका होता है फल उसी पे लगे हाँ, होते फल हैं। उसी पे लगते हैं जी, फल उसी पे लगे फल उसी होते पे हैं। लगते हैं जी। बहुत बढ़िया सोच है सर। अब आजकल आप देखो कि बच्चे ना पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैंने बीए कर लिया तो मैं एमए कर लूँ, एमए कर लिया तो मैं बीएड कर लूँ, बीएड कर लिया तो मैं एमएड कर लूँ, अब एमएड कर लिया तो मैं डॉक्टरेट कर लूँ। और वो पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं और कई बारी शादी में बहुत डिले हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हो? सर मैं कहता हूँ देखो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप 60 साल की उम्र तक पढ़ाई करते रहो, कोई नहीं रोक रहा आपको, पढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है। पहले भी पढ़ाइयाँ होती थी, बच्चे क्या करते थे, एक राइट एज पे राइट टाइम पे राइट चॉइस करके शादी कर लेते, फिर दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके पढ़ाई करते थे। आप समझो कोई लड़का है लड़की है, मेन बात है कम्युनिकेशन गैप। आजकल फियर बना हुआ है कि वो मेरे को शादी के बाद पढ़ने नहीं देंगे, पर सर शादी के बाद हस्बैंड भी वाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करता है, वाइफ भी हस्बैंड को सपोर्ट करती है उसके बिजनेस उसके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी सी बात करने की। समाज में ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोग राइट एज में शादी नहीं करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि एक लड़की और लड़की की शादी 25 के आसपास हो जानी चाहिए। भाई जब तक आपकी एक जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है, कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, एमबीए करना है, तो 25 साल की उम्र तक आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो। और जो बच्चे पढ़ाई करते 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 इनकी उम्र 35 साल की हो जाती है, तो उनकी शादी में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? सर चैलेंजेस ये आते हैं, जैसे आप मान लो 35 साल 40 साल एज हो गई, हमारे पास बहुत प्रोफाइल है। अब उसमें क्या होता है जी, उनको चॉइस करने में बड़ी दिक्कत आती है। लड़के को चाहिए होता है कि लड़का हैंडसम दिखे, लेकिन अब 35 साल की लड़की है, उसको 38-40 साल का लड़का मिलेगा, तो वो 38-40 साल का ही दिखेगा जी, वो 25 साल का तो नहीं दिखेगा। बिल्कुल ठीक बात ऐसे ही लड़के को है जी, लड़का अगर 40-35 साल का है तो उसको चाहिए लड़की जो 25 साल की दिखे, वो मैच्योर ना दिखे। तो समझो जी ये बहुत बड़ा कारण हो रहा है कि अब 40 साल की एज में मान लो किसी के बाल उड़ गए, किसी में कोई मोटा हो गया, तो एज के साथ तो वो फैक्टर आ रहे हैं। बिल्कुल और गलती आपकी है कि आपने राइट टाइम पे शादी नहीं करी, अब जो डिले करें हैं उसके नेगेटिव फैक्टर भी आते हैं जी। समाज में ऐसे भी होता है ना, राइट टाइम पे जब आप शादी नहीं करते हो तो आपको अपनी पसंद का रिश्ता भी नहीं मिलता। पसंद का भी रिश्ता नहीं मिलता जी। और फिर क्या होता है, जो लोग शुरू में ना लोग उम्मीद ये करते हैं, शुरू में लोग उम्मीद क्या करते हैं, हमें कोई हमारा जान पहचान वाला ही बता देगा, तो लोग उसके इंतजार में रहते हैं। तो जान पहचान वाले 2-4-5 रिश्ते भेजते हैं, उनको समझ नहीं आते तो वो बताना छोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो बार बार रिश्ते लाते हैं तो बच्चे भी उनसे ऑफेंड हो जाते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया जी, अब वो इंतजार में रहते हैं। अगर वो राइट टाइम पे एक अच्छे मैट्रिमोनियल वाले के पास जाके कंसल्ट करते हैं तो उनको राइट टाइम मिल जाती है। और ये एज का कारण भी है जी, वो मैट्रिमोनियल तक पहुंचने में बहुत डिले कर देते हैं। जब बिल्कुल ही गाड़ी पटरी से उतरने को होती है तब वे जाके पहुंचते और कहते हैं जी हमें रिश्ता बताओ। बेसिकली सही टाइम पे उनकी ग्रूमिंग और उनको गाइडेंस चाहिए, ग्रूमिंग जो वगैरह मुझे समझ में चाहिए आया जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। है ना। अगर 25 साल में शादी हो गई, 25 साल में शादी हो गई और 1 साल में वो दोनों माँ बाप बन गए, 26 साल की उम्र में पेरेंट बन गए, तो जब उनकी उम्र 50-51 की हो जाएगी तब उनका बच्चा शादी के लायक हो जाएगा, शादी के लायक हो जाएगी, सेटल हो जाएगा, मेन बात सेटल हो जाएगा। अगर यही शादी वो 40 साल की उम्र में कर रहे हैं और वो अगर उनका बच्चा 25 साल में शादी करे तो उनकी उम्र 65 साल हो जाएगी। 65 साल। और जो शादी का जो 15 साल का डिले है वो उनके बच्चे की शादी पे भी इम्पैक्ट लाएगा। सर शादी पे भी इम्पैक्ट लाएगा। और बात क्या है कि आजकल आप देख रहे हो कि 60 साल तक की एज में पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसमें क्या है जी, आप अपने बच्चे को खुद सेटल कर सकते हो अपनी आंखों के सामने। अब जो नया नया बच्चा होगा उसकी दुनियादारी कौन सिखाएगा, वो सेटल ही नहीं हो पाता, चाहे बिजनेस में हो या नौकरी में हो या शादी के बाद उसको क्या गाइडेंस देनी है, तो वो कैसे सेटल हो पाएगा। जो एज गैप है, आप देखो आजकल हिंदुस्तान में जो एज है वो भी आप देख लो कि 50 से 60 और 65 के में आप सोच लो कि सफिशेंट है। फिर उस बच्चे को भी तो सेटल करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम निकलता जा रहा है। अगर राइट टाइम पे शादी हो जाए और लड़का लड़की माँ बाप बन जाए तो आपने देखा होगा अक्सर पति पत्नी दोनों, बच्चे आजकल दोनों जॉब में हैं,
तो घर में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं और पेरेंट्स साथ में हैं तो बेबी सिटिंग में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत उनके बच्चे को ग्रो करने में उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जॉइंट फैमिली यहाँ भी बड़ा अच्छा रोल निभाती है। जी, जॉइंट फैमिली ही रोल निभाती है। मैं आपको बताऊं कि जिसने भी बच्चों ने जॉइंट फैमिली में अपने बच्चे किए हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे कैसे पल गए और कैसे बड़े हो गए। करेक्ट। लेकिन जब वो अकेले होते हैं ना, तो उनको पता लगता है एक एक रात काटनी भारी हो जाती है, जब बच्चा ठीक 2 बजे उठता है और वो दिन में सोता है और रात में रोता है, और दोनों की ज़िंदगी जो है ना माँ बाप की हराम करके रखता है। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में तो होता ही है जी, माँ ने संभाल लिया, मतलब सास ने संभाल लिया, उसकी नंदों ने संभाल लिया, तो मिला जुला के जी दोनों की सब थोड़ा थोड़ा जो परेशानियाँ सारे बांट लेते थे। पूरा परिवार कंट्रीब्यूशन एक कर देता था एक फैमिली को ग्रो हाँ, करने तो उनको के भी ये लिए। चिंता नहीं थी कि भाई अगर हम माँ बाप कहीं बाहर हैं तो पीछे से बच्चों को कौन संभाल रहा है, क्या संस्कार मिल रहे हैं। तो बड़े बूढ़े उस पर ध्यान रखते हैं कि बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा, कोई गलत एजुकेशन तो नहीं ले रहा, कहीं गलत उठ बैठ चलन तो नहीं कर रहा। तो देखो जॉइंट फैमिली है तो बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी है। अब जो वर्किंग कपल्स हैं वो आजकल बच्चों को ना क्रच में डाल के चले जाते हैं। बच्चे को एक अबंडेंट जगह, एक किसी फैमिली में कहीं पे जहाँ पे बहुत सारे और बच्चे होते हैं, अलग अलग फैमिली से आते हैं, तो वहाँ जो लालन पालन जो होता है बच्चे का, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ना अलग तरीके का होता है कि जो हम देना चाहते हैं बच्चे को वो मिल नहीं पाता उसको। सर ये वही है, जैसे आप घर का खाना खाते हो, हेल्दी वेल्दी रहते हो, बाहर का खाओगे बीमार पड़ जाओगे, तो यही बच्चों के साथ है। आप अगर उनको घर में रखते हो, अपने बड़े बूढ़ों के बीच में रखते हो, परिवार के बीच में रखते हो, तो बच्चा ऐसे ही हेल्दी वेल्दी, उसकी सोच, उसका ग्रोथ ऐसी होगी। अगर आप ऐसे होटल में रखते हो तो उस हिसाब की आपको ग्रोथ मिलेगी। आजकल जब हम शादी की बात करते हैं तो बच्चे ना बड़ा डरा हुआ महसूस करते हैं कि यार मेरी शादी की बात हो रही है, और उनको दिमाग में ये फियर रहता है, लड़के के दिमाग में ये फियर रहता है कि यार मुझे लड़की ठीक मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लड़की के दिमाग में ये फियर रहता है कि यार मुझे लड़का ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा गैप और एक समाज में बहुत बड़ा डर है। इसको आप कैसे देखते हो? सर देखो, ऐसा है, जब मैं बचपन में था ना, तो मेरी मम्मी कहती थी कमरे में भूत है भूत है, तो हम डर जाते थे। हम नीचे अगर कहती थी जब कुंडली देखिए, तो हमें डर लगता था कि नहीं नीचे तो भूत है। तो जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा यार भूत तो है, लेकिन उसको भगाने का भी तरीका है ना जी। आप एक टॉर्च लेके जाओ, आपको कोई भूत नहीं दिखाई देगा। तो ये तो डर फैला हुआ है। अगर आप अच्छे हो, पहले आपको अपने आप में देखना पड़ेगा। अगर आप सही हो तो सामने वाला भी आपको सही होगा। मैं आज आपको थैंक यू बोलूँगा, मैं आपको लव यू बोलूँगा, तो आप भी थैंक यू और लव यू ही बोलोगे। अगर मैं आपको बिल्कुल ठीक कहूँगा बात है। आई हेट यू, आप अच्छे नहीं लग रहे, और चाहे मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, आप ये मेरे को यही जवाब दोगे कि तुम भी अच्छे नहीं लग रहे। तो देखो इसमें ना गिव एंड टेक का बहुत अच्छा रोल है। तुम भी अच्छे ही लग रहे, जा अपनी शक्ल आईने में देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जी गिव एंड टेक का ही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी है और अगर आपके साथ जीवन साथी है या कोई भी पार्टनर है, तो आपका लंबे से लंबा घटिया से घटिया रास्ता भी आप आराम से पार कर आराम लोगे। से पार हो जाएगा। लेकिन रास्ता स्मूथ है और आपके पास कोई पार्टनर ही नहीं है, वो रास्ता काटना बड़ा लंबा हो जाता है जी, वो रास्ता ही नहीं कटता है। बहुत लंबा हो जाता है। मतलब मैं तो कभी कभी ऐसे देखता हूँ कि जब हम ड्राइव करते हैं, कहीं जा रहे हैं, दिल्ली से बाहर निकल के किसी और शहर में, अगर आप अकेले ड्राइव करके जा रहे हो तो वो 4 घंटे का रास्ता ना आपको ऐसा लगेगा यार ये 14 घंटे का सफ़र है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, खत्म क्यों नहीं हो रहा जी। है ना। लेकिन अगर आप अपने चाहे जीवन साथी के साथ जा रहे हो या किसी स्कूल के दोस्त के साथ भी जा रहे हो, तो 4 घंटे का रास्ता ऐसे जैसे पास 4 हो मिनट जाता में है। हो जाता है। हाँ, और सपोज़ करो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो तो आपको लगता है अरे यार हम जयपुर पहुँच भी गए, हाँ यही होता है जी, यही होता है। है ना। तो ये बड़ा एक कंपेनियन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका जीवन साथी हो, साथ होना बहुत ज़रूरी है। साथ होना बहुत ज़रूरी है जी। आप एक बात देखो, अगर आप अकेले हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, सिंगल एक स्कूटर की तरह है। आप जहाँ मर्जी जाओ, जिस स्पीड में भगाओ, कम करो ज़्यादा करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या है, बरसात आंधी तूफान आएगा तो आपने अकेले झेलना है। अगर आपका जीवन साथी साथ है तो दो चार पहिए बन जाते हैं गाड़ी, जिसमें आप साथ में जाते हो, धूप बरसात तूफान से बचते हो, एक दूसरे का सहारा बनते हो। कभी गाड़ी आपने चला ली, उन्होंने चला ली, तो म्यूजिक का आनंद करते हुए जाते हो। बच्चे भी हो जाते हैं तो पीछे की सीट पे बैठ जाते हैं। तो मैं तो इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि भाई अब अकेले तो आप एक अकेले स्कूटी पे हो जिसमें एक्सीडेंट होने के भी चांस बहुत है, और साथ में आप एक जीवन साथी के साथ एक कार की तरह आप आगे जीवन में आगे बढ़ते हो, जिसमें आपको वक्त का, समय का और धूप बरसात तूफान का किसी का भी पता नहीं लगता है जी। आपने जैसे अभी बोला कि एक्सीडेंट होने के भी बहुत चांस है, तो एक्सीडेंट तो मतलब ये है कि आजकल समाज में नया फैशन शुरू हो गया है लिव इन का, और वहाँ अलग अलग तरह की परेशानियाँ जिसको हम ऐसे कुछ एक्सीडेंट बोल सकते हैं। देखो जी, अब राइट टाइम पे राइट चीज़ नहीं मिलेगी, राइट काउंसलिंग गाइडेंस नहीं मिलेगी,
तो इसी के कारण ये चीज़ें जो है पनप रही है। और कुछ इसी के आपको मैं बता ही रहा हूँ कि माँ बापों ने पहले ही छूट दे दी है कि भाई तुम जाओ। एक आज नए बच्चों में पहले ही मेंटली प्रेशर है, जो ये कहते हैं कि यार हमें माँ बाप ने तो आज़ादी दे रखी है। और कई माँ बापों से भी मैं मिलता हूँ, उनको हो सकता है मेरी बात बहुत बुरी लगती है, मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही होगी, लेकिन मेरी अपना सोच ये है जी, अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि पिताजी या आपकी बेटी कह रही है कि भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ दो, तो आप, मेरे को लगता है कि बहुत लकी हो। सही बात है। और आप फिर बहुत सही। उस बच्चों को आप कह रहे हो जी खुद ढूंढ लें, तो ये मैं सोचता हूँ जी बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसी के कारण जो हिंदुस्तान में जो ये मेरे को लगता है ये नेगेटिव चीज़ें पनप रही है जी, इसका कारण ही यही है। क्योंकि जो 25 से 28 साल की उम्र के बच्चे अगर अपने लिए खुद रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो 22, 24, 25 साल तक तो वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है जी, समाज को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा ही नहीं देखा ही नहीं है जी, वही बात है। समाज को नज़दीक से देखा ही नहीं है। और समाज में आजकल इस तरह के लोग ऐसे हैं कि आपको देखने में तो सामने से कुछ और होते हैं, हाँ, और अंदर से कुछ और होते हैं। अंदर कुछ लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो पारखी नज़र है ना, वो उनके साथ 10 मिनट इंट्रैक्शन करके बता दें कि भाई इसका कन्वर्सेशन कैसा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 50 साल के पेरेंट्स हैं या 55 साल के पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहते ना भाई मैंने इतनी दिवाली देखी है, हाँ, तो उन्होंने जो वो दिवालियाँ देखी है, उन दिवालियों का एक्सपीरियंस उनके साथ है। एक्सपीरियंस उनके साथ है। फिर उनकी समाज में एक रेपुटेशन है, उनका अपना एक नेटवर्क है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं अभी किसी के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कुछ दिन पहले जो है ना, मेरी गाड़ी में एक बच्चे ने स्कूटी मार दी। मार दी, ठीक है। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैंने उसको पकड़ लिया कि भाई क्या कर रहा है। तो मैंने जी एक पिन लगा रखी थी लॉयंस क्लब की। हाँ जी। तो वो लड़का मुझे कहता अंकल ये वाली पिन तो मेरे दादू भी लगाते हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई तू किसका बेटा है? बोले सर मैं तो उनका बेटा हूँ। बोले अच्छा उनका बेटा है? कि चल बेटा कोई बात नहीं, अब तू जा। तो ये एक ना एक एक्सपीरियंस एक समाज में एक अच्छा ये फलाने का लड़का है, फलाने का लड़का है, ये फलाने का लड़का है। तो वहाँ से चीज़ों को हैंडल करना मेरे हिसाब से बड़ों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम 25 साल के एक्सपीरियंस से कुछ काम कर रहे हैं, वो 50 साल के एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल। मैं तो ये कहूँगा कि रिश्ते हमेशा माँ बाप की सलाह से, माँ बाप के चुनाव से वैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल जी। अपने तो हम उसी का हमारा पाथ है जी, हम जो है ऐसे ही फैमिली को मिलाते हैं। अब बच्चे समझते हैं कि लड़का लड़की खुश रहे, बल्कि दो फैमिली, दो परिवार, दो खानदान खुश रहनी चाहिए। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि लड़कों की एज निकलती जा रही है और उनसे बोलते हैं भाई लड़का बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं कर रहे? तो अक्सर माँ बाप कहते हैं क्या समाज में लड़कियाँ कम है? ऐसा ही जी, ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियों की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्या है जी, आजकल एक सिंगल मैरिज का चलन चला हुआ है। 4 दोस्त 5 दोस्त आपस में मिलते हैं और वो कहते हैं सिंगल मैरिज जिंदाबाद, मतलब हमें सिंगल रहना पसंद है। लेकिन जी उन चारों के बायोडाटा ना मैट्रिमोनियल वाले के पास होते हैं, और वो हर हफ्ते फ़ोन कर रहे होते हैं भाई कोई रिश्ता मिला क्या। तो एक एक करके सारे निकल लेते हैं, और जिसका नहीं पड़ा होता वो अकेला पड़ जाता है। मतलब हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। हाथी के दांत जी खाने के और है, दिखाने के और है, समझो बात को। और क्या होता है 40 साल बाद आदमी को लगता है यार अब मैं अकेला रहने वाला हूँ, क्योंकि सारे दोस्त जितने भी उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार अपने अपनी लाइफ में सेटल हो गए होते हैं। उनके घर में भी जो माँ बाप जो लोग आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं उनसे माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए नहीं आते फिर इस एज में। फिर बच्चों को लगता है यार मेरे माँ बाप जाने वाले हैं, भाई भाभी और बहनों से मेरी बनती नहीं है, तो मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो एकदम से मतलब फुल स्पीड में भागते हैं। फिर उनको कई बार समझ नहीं आता या इस टाइम हो नहीं पाता, उनको जवाब देना भारी हो जाता है कि इतनी एज तक अभी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। अब वो ये तो नहीं बता सकते कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ सिंगल जिंदाबाद करता था। फिर लास्ट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ता करना पड़ता है जो उनकी पसंद का नहीं होता। हाँ। फिर बाद में वो डाइवोर्स के भी कारण बनते हैं। फिर डाइवोर्स के भी कारण बनते हैं। तो इसलिए राइट टाइम पे राइट एज में शादी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। और ऊपर से क्या है कि मैं आपको बताऊं, वैसे सिंगल चाइल्ड का भी चलन चल रहा है, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सिंगल चाइल्ड जी जवानी में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक बच्चा पाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना जी, तो क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि कई बार हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है, तो जो भी बचा हुआ है हस्बैंड या वाइफ, उसके लिए अपने बच्चों की शादी करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि मान लो किसी का हस्बैंड नहीं है, वाइफ है,
तो वो सोचती है यार मेरे बच्चे की शादी होगी तो बीवी से ले जाएगी, या मेरी बेटी की शादी हो गई तो ये अपने घर चली जाएगी, तो उनको पानी पिलाने वाला भी घर में कोई नहीं है। इसी कारण मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इस कारण भी माँ बाप जो है ना राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने बच्चों का, और वो बच्चे बहुत परेशान हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत है समाज में। करेक्ट। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनमें घर में एक ही सिंगल लड़की है और वो सिर्फ कमाने वाली है। वो शादी इसलिए नहीं कर रही कि उसकी माँ का खर्चा कौन चलाएगा। उसकी माँ का खर्चा कौन चलाएगा अगर, लेकिन माँ बाप के लिए भी जी, आज मैं हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊँ, मेरे को कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, तो मेरे लिए भी डिसीजन लेना बड़ा हार्ड है। प्लस क्या है, 40 से ऊपर आप हो गए, जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा वो बाज़ार में भाई साहब शक्ल दिखाने लायक नहीं रहते ज़्यादातर। उनको क्या होता है जी, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हैं, पड़ोसियों से मिलना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि सबके पास एक ही सवाल है, भाई शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारे बच्चे की शादी क्यों नहीं हुई। वो बच्चों को समझा समझा के थक जाते हैं, बच्चे करते नहीं हैं। तो ऐसे में माँ बाप जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको फ़ोन पे भी बात करते हुए लोगों से आजकल ये डर लगने लग गया, अपने बिजनेस में भी लोगों से बात करते हुए डर लगने लग गया है सामने वाला टोक ना दे। और सामने वाला टोकता ही जी, दूध लेने जाओ वो टोकेगा, कूड़ा डालने जाओ वो टोकेगा, कोई मिलने आएगा वो टोकेगा, आते ही आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार मेहमान घर में आएगा, वो पूछेगा भाई बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही, मैं कुछ बताऊं, बच्चा उस पर ऑफेंड हो जाएगा कि तुम आते हो शादी की बात करने लग जाते हो। तो इसलिए माँ बाप जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं है। और ये सिंगल चाइल्ड में मैं कहता हूँ जी, एक बच्चे को पालने के लिए आप क्या सोचते हो कि एक बच्चे को अगर आपने प्रधानमंत्री बनाना है तो कितना खर्चा आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितना बेसिक बच्चे की नीड एजुकेशन। आप ओवरऑल बताओ जी, सब कुछ बता दो, उसमें एजुकेशन आ गई, उसका कपड़ा, रहना, खाना पीना सब कुछ आ गया। आप कितना सपोज करते हो कि अगर आपने एक बच्चे को प्रधानमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर कोई पोस्ट है तो बता दो, वो भी बनाना है, तो उसमें आप क्या खर्चा एक्सपेक्ट करते हो। देखो, प्रधानमंत्री बनाने की तो मैं क्या बात करूं, लेकिन एक बच्चे की जो बेसिक नीड है उसकी बेसिक एजुकेशन, सारी चीज़ें मिला के कपड़ा। मेरे को आप ये बताओ जी, एक बच्चे का मैं सपोज करता हूँ कि इतना खर्चा है पालने का, 25 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ जी आप ये लगा लो 25 लाख तो आपने बहुत कम बोला, डोंट माइंड, मैं कहता हूँ जी 5 करोड़ रुपए है। आपने एक बच्चा किया 5 करोड़ रुपए खर्च करे, दूसरा बच्चा किया 5 करोड़ कर दिए, बहुत हाई लेवल क्लास, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 500 1000 करोड़ रुपए यहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कहते हैं जी मैं तो सिंगल चाइल्ड ही रखूँगा। वो सिंगल चाइल्ड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कैपेबल नहीं है जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। फिर बुढ़ापे में, ओल्ड एज में उनको समझ आता है कि यार काश एक और होता, कोई संभालने वाला होता, मैं अकेला हो गया। तो मैं उनसे भी कहता हूँ भैया ये सिंगल चाइल्ड की जो पॉलिसी जो आजकल के यंगस्टर है, मैं उनसे कहूँगा जी कम से कम तो 2 ज़रूर करो। कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ मेरे को लगता है कि भाई मैं एक ही को एजुकेशन दे दूँ, बना लूँ, पढ़ा लूँ, नहीं। आज क्या है, आज हमें ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है सबसे पहले हमारा भाई खड़ा होता है, चाहे हमारी कितनी आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई दिक्कत आती है सबसे पहले, कोविड में भी आप देखना, सबसे पहले कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, आपके माँ बाप और आपके भाई के अलावा कोई आपके घर में नहीं घुसा होगा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे मैं आपका कितना ही अच्छा यार दोस्त रिश्तेदार हूँ, मैं कितना ही पैसे वाला हूँ, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं जी, उस टाइम देखा भी नहीं लोगों ने। तो मैं कहता हूँ लोगों को वहाँ से थोड़ी बहुत ज्ञान लेना चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जी एक बच्चे का उसके माँ बाप भाई बहन, ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी वही सबसे पहले काम आता है, चाहे आपकी उससे कितनी लड़ाई झगड़ा हो। आज क्या है, वे आपस में लड़ लेंगे लेकिन बाहर वाला उंगली नहीं उठा सकता जी। जो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कहा। अब आजकल समाज में ना एक बच्चों की सोच शादी के लिए कुछ और है, बड़ों की सोच कुछ और है। बच्चे कुछ अलग तरीके के उनकी ख्यालात हैं कि मुझे लड़की है तो वो कहते हैं मुझे ऐसा लड़का चाहिए, लड़के में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लड़का है तो कहता है लड़की है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। वहीं पे जो पेरेंट्स हैं, उनका थॉट कुछ और होता है। तो ये जो एक गैप है दोनों की सोच, जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, इस जनरेशन गैप को फिल करने के लिए हम क्या देखो जी, पहले जनरेशन गैप पहले भी होता था। पहले क्या है, हमारी सोच कुछ और होती थी, हमारे पिताजी की कुछ और होती थी, तो उस जनरेशन गैप को हमारे दादाजी भरते थे, हमारी दादी जी फुलफ़िल करती थी, हमारे ताऊ जी फुलफ़िल करते थे, कई बार वो समझाते थे। तो आज भी यहाँ पे अगर ये जनरेशन गैप है जी, सबकी सोच मिला के पहले आपको एक परफॉर्मा बनाना चाहिए, पहले खुद की घर में काउंसलिंग होनी चाहिए, आपस में खुद बैठ के विचार होना चाहिए कि भाई लड़का लड़की या जो माँ बाप है या जो उनकी लड़के या लड़की की माँ है, बाप है, उसके भाई बहन, उनको सोचना चाहिए हमें किस टाइप की लड़की चाहिए।
उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या हम इसको अपनाने के, ऐसी लड़की अपनाने को तैयार हैं। फिर वे उसको ढूंढने निकले तो ऐसे लड़का लड़की हर जगह अवेलेबल है। खाली भारी दिखावा कुछ नहीं होता भाई, खूबसूरत तो हर कोई चाहता है और हर कोई खूबसूरत होता है। आज मेरा बच्चा, दुनिया कहती है कि सबसे बेकार है, लेकिन वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत में उसके नैन चलन, जो चीज़ें आप बेसिक कहते हो कि होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार क्या होता है जी, ड्रेसिंग स्टाइल, थोड़ा ग्रूमिंग पे भी मेरे ख्याल से शादी के टाइम थोड़ा, आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा वर्क होना चाहिए। राहुल जी, एक बात और कि लड़कियां आजकल ना शादी का डिसीजन ले नहीं पा रही है। मतलब उनसे शादी की बात करो तो थोड़ा ना कतराना शुरू कर देती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सर इसमें ना लड़कियां ही नहीं, आप एक बात देखो, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, आपकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और मैं आपको कह दूं जी, आपने दूसरे के घर जाना है और वहाँ उसकी सेवा भी करनी है और उसका काम भी करना है और उसकी बातें भी सुननी है, तो आप क्या करोगे? आप जाने से कतराओगे? जाने से कतराएंगे। आपको हो गया जितना डिले हो जाए उतना अच्छा है, अच्छा। जब तक ज़िंदगी ऐसे ही कट जाए बहुत बढ़िया है। तो जी, लेकिन अल्टीमेट तो उस फेस पे जाना ही पड़ता है, शादी तो करनी है। शादी तो करनी है जी। अब इसके अंदर मैं कहूँगा, माँ बाप, बच्चा तो जी देखो स्कूल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मार पीट के भेजते हो ना, किस लिए भेजते हो? उसकी भलाई के लिए। भलाई। तो ऐसे ही शादी का डिसीजन है, मैं कहता हूँ माँ बाप को कि जिसके बच्चे नहीं मानते भाई साहब, तो उनको समझाना और उनको थोड़ा गाइड करना चाहिए उनकी भलाई के लिए। बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाना चाहते, तो आप क्या डिसीजन उन्हीं पे छोड़ देते हो कि भाई मेरा बच्चा तो सुबह 7 बजे उठ के स्कूल नहीं जाना चाहता, छोड़ो उसको, ऐसे पड़ा रहने दो, गवार बनने दो। तो ये जी ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से डिसीजन ना माँ बाप को भी लेना चाहिए, उसके भाई बहन को भी लेना चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। और मेन दिक्कत क्या है जी, पहले क्या होता था, 5 मुट्ठी होती थी, चाचा मामा ताऊ दादा पापा। अब क्या है जी, चाचा मामा ताऊ दादा सब पहले मुट्ठी बंद करके जाते थे और कहते थे भाई हम तेरे साथ हैं, तू कर ले, जो होगा देखी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम बैठे हैं। हाँ। अब ये मुट्ठी खुल गई जी, चाचा अलग, मामा अलग, ताऊ अलग, सब अलग, बेटा लड़का जो बच्चा है वो अकेला रह गया। अब इस अंगूठे में क्या ताकत समझते हो आप? ये किसी को हैंडल कर पाएगा? तो इसके लिए इन चारों का इसके साथ मिलना ज़रूरी है जी। इसीलिए लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट डिसीजन। उनके साथ कोई है ही नहीं कंधे पे खड़ा होकर कहने के लिए कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, देखा जाएगा। देख लेंगे। देख लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत आएगी नहीं जी अगर आप ढंग से तरीके से करो। उसे माइंडसेट के साथ काम करोगे, हम पहले नेगेटिव क्या सोचे? अब ऐसा जी समाज में आप देखो, लोग कहते हैं बच्चे नहीं करते, बच्चे नहीं करते, माँ बाप का नहीं करते, किसी का नहीं करते। ऐसा ही जी, अगर आपने अपने बच्चे के माइंड में थॉट भर दिया कि भाई बच्चा मेरे लिए ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करेगा, तो बच्चा भी मान लेता है, वो इस बात को मान लेता है कि मेरे माँ बाप के दिमाग में भरा हुआ है मैंने कुछ नहीं करना और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं करना भी चाहूँ तो इन्होंने बोलना ही यही है कि इन्हें कुछ करना नहीं, करना नहीं। तो सबसे पहले, हाँ, तो इसलिए इस थॉट को पहले रिमूव करो। और आप देखोगे अपनी सोसाइटी में भी अगर 100 लोग हैं तो मुश्किल से 2% लोग, बच्चे ऐसे आपको शायद दिख जाएं जो अपने माँ बाप का नहीं कर रहे, मान लो मैं कहता भी हूँ। लेकिन लोग उस 98% को क्यों नहीं देख रहे जो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सुबह उनके पैर छू के निकलते हैं, उनसे पूछ के सारे कार्य करते हैं। तो मैं कहता हूँ जी, आप उनको क्यों नहीं देखते? आप वो ऊपर के बुलबुले क्यों देख रहे हो सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन के लिए? तो पहले तो बच्चों को भी आप, अगर आप मान लो आप अपने बच्चे को कहोगे भाई मेरा बेटा बहुत बढ़िया है और ये मेरे लिए टॉफ़ी लेके आएगा, मेरे लिए दुकान से सामान लेके आएगा, तो आपका बच्चा भागा भागा जाएगा और लेके आएगा। अब आप पहले ही माइंड सेट कर दोगे भाई ये तो कुछ करेगा ही नहीं, भाई ये तो नालायक है, ये मेरा साला कोई काम नहीं करेगा, तो बच्चा करता हुआ भी नहीं करेगा जी। ठीक है। अब जैसे कि आजकल की लड़कियां 35 साल की उम्र में शादी कर रही हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी 40 साल की उम्र में शादी कर रही हैं। कुछ हालात की वजह से, कुछ पढ़ाई की वजह से, कुछ डर से शादियां डिले होती जा रही। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि 35 से 40 साल की उम्र में शादी करने के बाद उनको फैमिली प्लान करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज़ उस एज में आकर के लड़कियों का कंसीव करना बहुत टिपिकल हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो तो जी देखो, आप इशू आते ही हैं इसमें। तो अब इसीलिए ये इतने, पहले इतने IF वगैरह सब सेंटर कहाँ होते थे, आज इसलिए तो हो रहे हैं कि डिले मैरिज की वजह से। ये एक समाज के लिए एक बड़ा एक संदेश देना पड़ेगा। ये आप राइट टाइम पे शादी करें ताकि बाद में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ये भी ना आए। मैं एक चीज़ पे और प्रकाश डालूंगा जी आपका, कि जैसे वर्किंग लड़कियां हैं, उनके मालूम पेरेंट्स हैं तो अकेली कमाती हैं, तो उनको लगता है मैं शादी कर लूँगी तो इनको कौन संभालेगा, या फिर सामने वाला लड़का जो है मेरे माँ बाप को उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये लड़कियों ने अपना पहले ही माइंड थॉट बना रखा है, जबकि अब समाज बदल चुका है। बहुत लड़के ऐसे हैं जो अपने सास ससुर को भी अपने साथ रखते हैं, उनको भी अपने माँ बाप की तरह सेवा देते हैं, हर तरह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने देते। लेकिन बस क्या है कि बात करने की ज़रूरत है, ना इस बारे में लड़कियां बात करके राजी, क्योंकि उनका माइंड पहले से ही सेट है, और ना लड़के बात करके राजी। अगर लड़कों से भी बात करो तो बहुत लोगों को, लड़कों का आजकल ये थॉट है जी, ठीक है जैसे हमारे माँ बाप है वैसे आपके माँ बाप हैं, तो उनमें ये सिचुएशन नहीं आती। और अगर आती भी है तो ये ऐसे ना, हमारे पास बहुत सारे एनजीओ भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। जैसे मान लो आपके माँ बाप अकेले रह रहे हैं, तो वो आपके माँ बाप की टेक केयर ऐसे ही करते हैं जैसे कि आप करते हो। एक नॉर्मल चार्जेस होता है 10-15 हज़ार रुपये। तो लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लड़कियों को पता ही नहीं है ऐसी भी कोई सर्विस है नहीं है। तो थोड़ा सा बात करने से, अवेयरनेस करने से, अब ये चीज़ें क्या है ना, अगर आपने माइंड सेट कर लिया मेरे को अल्टीमेट शादी करनी है, तो हर चीज़ के रास्ते हैं, पर आपको एक सही बंदे के पास पहुंचने की देर है। बेसिकली वही हो गया, जैसे हमने अब जब बातचीत शुरू करी थी, तो उसमें सबसे पहला हमारा ये था कि आजकल बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग जो आपका कोर है ही। तो हम शुरू भी काउंसलिंग से हुए थे और यहाँ तक भी काउंसलिंग पे आगे रुके हुए हैं। बिल्कुल जी। तो काउंसलिंग तो बेसिकली वो कहते हैं ना कि जूता कितना भी महँगा खरीद लो, पॉलिश तो करनी ही पड़ेगी। पॉलिश तो करनी पड़ेगी जी, बस वही बात है, वही बात है, बिल्कुल सही पड़ेगा। तो काउंसलिंग से बहुत सारे बातें करने से हल निकलते हैं। हर समस्या क्या हल है जी? बहुत सिंपल सी बात है, राहुल जी आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपको नहीं बताऊँगा, हाँ जी, मैं नहीं बताऊँगा तो आप मुझे उसका इलाज नहीं दोगे? नहीं दे पाएँगे जी। अगर मैं बताऊँगा कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आप हो सकता है कि आप मेरे को कह दो कि मेरी जेब में एक इनो रखा हुआ है। हाँ, आपने बात बिल्कुल ये, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी जेब में। तो बात करने से सॉल्यूशन निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। तो बात ज़रूर करनी चाहिए और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि परिवार में डिनर का टाइम जो है ना, ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सारे बैठ के एक साथ करें। बिल्कुल जी। और एक 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 उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये रखनी पड़ेगी कि भैया डिनर करने जब आ रहे हो तो अपना फ़ोन साइड में रख के आओ। बिल्कुल ताकि बातें तो हो सके। बातें तो आजकल डिनर पे भी अक्सर क्या होता है, लोग सब अपने बच्चे, माँ-बाप सब ना फ़ोन इंस्टॉल कर रहे होते हैं। सभी कर रहे, तो पेट तो भर रहे होते हैं, लेकिन खाना नहीं खा रहे होते। खाना नहीं खा रहे होते हैं। पेट भर जाता है लेकिन जी नहीं बनता। जी नहीं बन रहा जी। तो परिवार को इकट्ठा करने के लिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि डिनर टाइम सबका फिक्स रखना चाहिए कि सारे लोग डिनर पे शाम को एक साथ होंगे और वहाँ पे फ़ोन नहीं होगा। तो वहाँ पे डिनर में आधा घंटा 40 मिनट हम टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें, पूरे दिन में हमने क्या किया, किन लोगों से मिले, क्या बात हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक फैमिली का बॉन्ड भी बढ़ेगा इससे। जब मोबाइल नहीं होते थे जी, ऐसा ही होता था। हमारी मम्मी चिल्ला चिल्ला के कहती थी, आजा खाना बना रही हो, भी तेरे पापा बैठे हैं तेरे इंतजार में, तू आजा फटाफट आजा। और हमें भी रहता था यार चल टाइम हो गया है और एक साथ ही खाना खाना है, एक ही बार खाना खाना है। तो उसमें अच्छाई बुराई सारी तरह की बातें होती थी, एक रिश्ता बना रहता था। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं यार, पहले हम ना एक फ्लोर में रहते थे, तो जब मैं घर में जाता था तो सारे बच्चे भाग भाग के आ जाते थे, अरे पापा आए हैं पानी पिलाओ, अरे चाय बनाओ, अरे मम्मी खाना डालो। कह रहा मकान बड़े हो गए, बच्चों ने अपने अपने फ्लोर ले लिए ऊपर। कह रहा मैं जाता हूँ, मेरे से कोई पूछता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होता मैं घर में आया हूँ नहीं आया हूँ। मैं भी कुछ टाइम पहले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो उस वहाँ के मेरे बच्चे तो विदेश में रहते हैं और मैंने घर में ना कुत्ता पाल रखा है। वो इसलिए कि कम से कम उसे तो मेरा इंतज़ार है। उससे इंतजार है, जब मैं बिल्कुल बताता हूँ तो मेरे स्वागत के लिए बिल्कुल खड़ा होता है। बिल्कुल जी, मुझसे गेट भाग के आता है मुझसे मिलने के लिए। मिलने आता है, सही है, बिल्कुल सही है उसका तो तो। आजकल बच्चों की जगह कुत्तों ने बोल कुत्तों ने ले ली है ना? पर बच्चे अगर आपसे प्यार करते हैं ना, तो कभी-कभी उनका मंशा ये होती है कि यार बाप को ज़रा प्यार दो, कि बाप के यहाँ माल बहुत है, ये लेना है। लेकिन जो जानवर है, वो अनकंडीशनल लव करता है आपके साथ में। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है। आप कुत्ते को डाँट दो, फटकार दो, पीट दो, लेकिन वो भूल के थोड़ी देर में फिर आपके प्यार में रंग जाता है। तो मेरा मेरा क्रक्स यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिनर का टाइम एटलीस्ट एक फिक्स हो, जहाँ पे परिवार के सारे लोग बैठें। दिन भर में क्या हुआ, जीवन में क्या चल रहा है, कोई परेशानी है, कोई खुशी है, सब कुछ शेयर करें और वही कि बातें करने से हल निकलता है। बातें करते से हम निकलते। राहुल जी, जैसे आप मैट्रिमोनी की सर्विसेज़ देते हो, काउंसलिंग भी करते हो, समाज के लिए भी बहुत काम कर रहे हो, तो जब आप ये सर्विसेज़ देते हैं, तो नेचुरली आपने कुछ चार्जेज़ लेते होंगे।
और लोग उसको ना कमीशन बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपने 2 लोगों का रिश्ता मिलवाया, नंबर एक्सचेंज हो गए और आपको बाईपास कर दिया और उन्होंने रिश्ता कर दिया। देखो जी, ऐसा बहुत होता है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जी अगर आपको लगता है कमीशन हमारी नहीं बनती या नहीं देनी चाहिए, तो आप हमारे पास, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी ना आएँ। क्योंकि आप हमारे पास आते हैं, हम आपका मैच मेकिंग कराते हैं, फिर इस टाइप का लोग, बहुत लोग करते हैं कि डायरेक्ट बात कर लेते हैं, फिर हमें रास्ते से हटा देते हैं। पर क्या है जी, हमें पता होता है। तो क्या होता है, हम अपने घर में अपने घर परिवार वालों से, माँ बाप से, अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हमारे स्टाफ है, हमारे रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं हम उनको बताते हैं तो सबको दुख होता है, तो सबके दिल से हाय निकलती है। देखो, कोई भी मेहनत का पैसा मारेगा तो हाय निकलेगी। जब जब उस बंदे की याद आएगी, कहीं भी नाम लिया जाता है, तो मेरे ही नहीं, चाहे मैं रोक भी लूँ, लेकिन घर परिवार जो हमारा स्टाफ है, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं हम लोग एक मैच मेकिंग कराने के लिए। मतलब ये आपका एक लड़का लड़की, आपके एक बच्चे के लिए हम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक रिश्ता ढूंढ के लाते हैं जो आपके परफेक्ट मैच का होता है। इतनी मेहनत हम करते हैं, उसके बाद भी लोग करते हैं कि भाई डायरेक्ट कर लेते हैं, हमारी कमीशन मारने की कोशिश करते हैं। तो सर देखो, सबसे पहले तो हर मैट्रिमोनियल वाले की हाई लगती है। अगर जिसको भी लग रहा है कि किसी ने किसी मैट्रिमोनियल वाले की कमीशन मारी है, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार उसकी कमीशन देख के देखिए, शायद आपके घर में खोई हुई खुशियाँ वापस आ जाएँ। आने वाले टाइम में एक सही मैट्रिमोनियल वाला भी कोई रेफर नहीं करेगा जी। हाल ही में क्या हुआ, मेरे खास दोस्त ने मेरे को अपने एक रिश्तेदार की प्रोफाइल दी, हमने उसकी मैच मेकिंग कर दी। मेरे दोस्त का कोई लेना देना नहीं जी, लेकिन अब उसके रिश्तेदार ने हमारी कमीशन मारने की प्लानिंग कर लीजिए पूरी। अब हम क्या करेंगे जी, चलो उसके दोस्त का तो जो, उसकी आत्मा उसके साथ है। अब मेरा दोस्त बड़ा फील कर रहा है कि यार राहुल, मेरा इतना खास दोस्त रिश्तेदार था, उसने तेरी कमीशन मार ली। मैंने उसको सारे प्रूफ दिखाए कि भी ऐसे हमने मैच मेकिंग कराई और ये हमारी कमीशन मार गया। तो उसको खुद बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब वो जो मेरे को रेफरल देता था या लोगों को कहता था, वो कहना बंद कर देगा। इसलिए नहीं कि हमारी सर्विस में कमी है, इसलिए कि उसको ये शर्मिंदगी सहनी क्यों है जी। हाँ भाई, किसी और को रेफरल देगा और वो फिर आपके पैसे नहीं देगा। हाँ, तो उसको खुद को शर्मिंदगी होती है, वो अपनी जेब से तो दे नहीं सकते जी। लेकिन अब उसके रिश्तेदार को समझा सकते हैं। कई बार लोग होते हैं, उनकी ना घर में आखिरी शादी होती है, वो सोचते हैं अब तो हमारे घर में शादी होनी नहीं, 10 साल बाद होनी है, तब की तब देखी जाएगी, तो लोग पैसे मार लेते हैं। राहुल जी मैट्रिमोनियल कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे जी। कई रिश्ते ऐसे हैं जी, अगर मान लो आप हो, आपने अपने लड़के की शादी करी, लड़की की शादी करी, आपने हमारी कमीशन नहीं दी जी, तो मैं तो कहता हूँ जी, सामने वाला भी जो आपका समधी है, उसको भी सोचना चाहिए मैं किस परिवार में शादी कर रहा हूँ। हाँ जो आज 1,50,000 रुपये देने में ऐसे कर रहा है, खुशियों के टाइम में लोगों की हाय ले रहा है या बद्दुआएं ले रहा है, तो कैसे आपके बच्चों के साथ जीवन साथी या जीवन भर उनका साथ निभाएगा। और दूसरा क्या है जी, आपने पैसे मार लिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हम तो सोचेंगे रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, बाजार समाज में पता लग जाता है, जब आप दूसरे बच्चे के लिए, रिश्ते के लिए ढूंढते हैं ना जी, आपको कोई रेफर नहीं करता। हो सकता है कि आप ना बताओ, लेकिन आपका स्टाफ तो जिसने मेहनत की है, तो वो तो 4 लोगों से बात करेगा और नेचुरली एक मैट्रिमोनियल वाला ना बहुत सारे मैट्रिमोनियल वालों से जुड़ा होता है, जो उनका अपना एक नेटवर्क होता है। एक एम्प्लॉयी एक कंपनी के एम्प्लॉयी दूसरी कंपनी के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी बहुत बार ये बात निकल आती है, यार वो फलाने ने काम कराया और यार पैसे दे दिए। और राहुल जी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इस वर्ड कमीशन जो है ना, थोड़ा अजीब-सा नहीं है। मेरे हिसाब से ये ना आपके सर्विस चार्ज है, जो आप दे रहे हैं। सर्विस चार्ज है जी, बिल्कुल। कमीशन शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, सर्विस चार्ज। आप ये ऐसी सर्विस दे रहे हो, आपने जो बताया, मैं तो बड़ा सुन के बड़ा मज़ा आया कि मैट्रिमोनियल में आप काउंसलिंग कर रहे हो, समझा रहे हो, मतलब डॉट टू डॉट हैंड होल्डिंग कर रहे हो। उसके अलावा आप शादी के बाद भी उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो मतलब ये तो एक काम हुआ कि भाई एक बार खरीदा और वो क्या कहते हैं, वो पोता खरीदे और नहीं, दादा खरीदे और पोता बरते, हाँ, है ना? कि दादा खरीदे और पोता बरते, तो मतलब आपने एक बार इतनी लंबी हैंड होल्डिंग, तो गज़ब की बात है। और फीस आप सर्विस चार्ज आप एक ही बार ले रहे। अब कई बार मार्केट में ऐसे बायोडाटा लोग ढूंढ रहे होते हैं, सारी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते नहीं हो रहे होते क्योंकि उनको कोई बता नहीं रहा होता। और जहाँ भी सामने वाले प्रोफाइल को पता लग जाता है कि इसने ऐसे ऐसे पैसे नहीं दिए, तो वो बंदा किसी भी कॉस्ट पे बिना कुछ सुने उनके प्रपोजल को डिनाई कर देता है जी। पर ये चीज़ लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, इसके नेगेटिव इफेक्ट आप आने वाले समय में देखेंगे। आप खुद मैट्रिमोनियल को रेफरल देना बंद कर देंगे। आज एक अच्छे मैट्रिमोनियल की हर एक को ज़रूरत है और हर कोई अभी रेफ़र कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये सब बंद हो जाएगा क्योंकि जो लोगों की मानसिकता है ना, इनको बदलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं देने या ये उनको लगता है कि फ्री का ही काम है, तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच भी ना करें।
हमें भी बुरा लगता है कि भाई इस टाइप से कोई किसी के बारे में बताता है। अब हमारे मैट्रिमोनियल में भी बहुत लोगों से लिंक है, वो बता देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा तुम्हें सर्विस चार्ज नहीं देगा, चाहे तुम इसको कितना ही बढ़िया और घटिया रिश्ता बता दो। वो नीयत में ही खोट है उनकी। नीयत में ही खोटा है जी। फिर सामने वाला भी समझता है, जो वेल सेटल्ड आदमी होता है वो भी समझता है कि यार जो आज लाख 50,000 रुपये के पीछे इतनी, क्योंकि जी बदनामी दोनों की होती है। अब वो दोबारा पास हमारे पास आते हैं, हम ये कहते हैं यार उसने तो फलाने फलाने ने कर लिया था जी। अब हम हमारे पास रिसेंटली 2 महीने में 3 केस ऐसे हुए हैं। एक हमने बता दिया था, पड़ोसी का रिश्ता बता दिया जी, उन दोनों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए जी। एक का रिश्ता कराया तो कहता है जी तुमने किया क्या जी। एक रिश्ता बताया तो कहता है जी ये तुम्हारा किसी थर्ड के थ्रू हुआ है जी। एक कहता है जी, लड़के वाला कहता है कि थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ है, दूसरे मैट्रिमोनियल वाले के थ्रू। लड़की वाला कहता है हमारे रिश्तेदार के थ्रू हुआ है। बताओ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। भाई दोनों झूठ बोल रहे हैं ना जी, दोनों झूठ। क्योंकि प्रोफाइल तो हमने दी थी उनको मिलाने के लिए, सारी बातें कराई थी। तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, हर आदमी ऐसा नहीं होता। हर आदमी। हाँ, लेकिन मैं उनको जो भी ऐसा कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ जी, इतनी सी उसमें आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ें आप देख नहीं पा रहे अपनी आंखों से, जो मैं आपको अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूँ। हालांकि हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी सोचेंगे हज़ारों रिश्ते प्रोफाइल आती हैं, मैच होती है नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक बीमारी की तरह समाज में ना फैल जाए। मैं नहीं कहता जी मैं ही बढ़िया हूँ, मेरे को ही रेफरल दो। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया मैट्रिमोनियल वाले हैं, मैं कहता हूँ सबको रेफरल दो, लेकिन ये रेफरल देने की जो प्रक्रिया है ना, बहुत जल्दी मेरे को लगता है बंद होने वाली है, और मैं चाहता नहीं कि ये बंद हो जाए। राहुल जी, जैसे शादियाँ तो डिले हो रही हैं और शादियाँ कम भी हो रही हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल मैरिज की आप बात कर रहे थे ऐसे, और तलाक के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि तलाक होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सर देखो, अगर आप अपने घर में कोई पौधा लगाते हो तो उसको जब आप अपने गमले में लगाते हो तो मिट्टी खुदती है, बाहर निकलती है, नया पौधा डालते हो, उसको जमने में टाइम लगता है, उसको बड़े होने में टाइम लगता है, उसको आपने पहले पानी डालना पड़ेगा, पेशेंस का, दूसरे को समझने का। जब वो पौधा बड़ा होगा तो आपको फल देगा। लेकिन आजकल क्या पेशेंस है नहीं जी, आपको अभी पौधा लगाया तो आपको चाहिए कि कुछ हिले डुले भी ना और फटाफट ही हरा हो जाए और हमें फल देने लग जाए। ये दोनों के लिए है जी। आप कहीं पे जा रहे हो तो लड़का या लड़की, उनके परिवार वालों को थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। आजकल लोग क्या है, क्विक डिसीजन ले लेते हैं। मैंने ये मान लिया यार भूषण जी तो ना बेकार आदमी है, और मैंने क्या किया, मेरे को तो पता है कि बेकार आदमी है, लेकिन हमने अपने फटाफट क्विक डिसीजन लेते हुए अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको फटाफट बता दिया। लेकिन बाद में मैंने ऑब्जर्व किया यार भूषण जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं। कई बार हम देखते हैं, हम सोचते हैं यार ये आदमी बिल्कुल हमारे किसी काम का है ही नहीं, पता लगता है वही हमारे सबसे ज़्यादा काम आ रहा होता है। अब उस केस में क्या होता है जी, एक तो हमने क्विक डिसीजन ले लिया, पहले तो हमने अपने मन में जहर भर लिया, प्लस ऐसे 100 लोगों के मन में और जहर भर दिया। तो हम तो अपने मन से एक बार निकाल भी दे, लेकिन वो जो 100 लोग हैं वो ये जहर नहीं निकाल पाते। वो नहीं निकालना। तो इसीलिए डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। अपने जो भी बड़े हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, और इस टाइम में मैं कहूँगा चाहे लड़के के माँ बाप हो लड़की की माँ बाप हो, उनको थोड़ी पेशेंस से काम लेना चाहिए। और बच्चों को सबसे पहले अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। वो बातें ही नहीं करते जी, वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, वो कोई सलाह ही नहीं करते कि जी मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है जी, कई बार छोटे छोटे कारण होते हैं, मैं आपको बताऊं शादी से पहले कई बार क्या होता है जी, लड़की वाले पूछते हैं कि जी आपके घर नौकर हैं, तो लड़के वाला कह देता है जी हमारे यहाँ तो नौकर ही नौकर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी होते ही नौकर गायब। फिर लड़की वाला कहता है जी कहाँ गए वो, आपके यहाँ तो नौकर ही नौकर थे। कह रहे जी वो तो तब थे ना जब हमारे घर बहू नहीं थी, अब बहू आ गई तो नौकरों की क्या जरूरत है। तो ये एक कुछ मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है जी, मैं आपको बताऊँ, ये किसी के लिए मैं पर्सनली बोल रहा, कई बार क्या है जैसे मान लो आपके घर में बेटी आ गई यानी बहू आ गई, तो लोग क्या करते हैं उनसे कहते हैं भाई तुम मोटी ना हो जाए, तेरी फिगर ना बिगड़ जाए, तुम्हारे खानदान में अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए उसको डाइट फॉलो कराते हैं ज़बरदस्ती से। रसोई में ताला लगा देते हैं ताकि ये कुछ खाना पाए और इसका ओवरवेट ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर में ये अच्छी ना लगे। ये कुछ बेसिकली उनका तो पॉजिटिव माइंडसेट था, लेकिन उनका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। रिजल्ट तो आएगा नहीं जी, नेगेटिव। तो कुछ इस टाइप की दिक्कत है। और कुछ दिक्कतें मैं आपको बताता हूँ जी। वैसे कई बार क्या होता है, जैसे बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई, अब छोटा भाई थोड़ा छोटा है, उसकी मैरिज में मान लो 4 5 6 साल का गैप है। 8 साल का 10 साल का। तो
तो वो क्या होता है जी, जो भाभी है और देवर है, उनका मतलब एक पॉजिटिव रिलेशन होता है माँ की तरह और बेटे की तरह। पर जब छोटे बच्चे की शादी हो जाती है ना जी, और उसकी बीवी आती है, तो बड़ी जल्दी जज कर लेती है कि यार इनका ना कुछ गलत रिलेशन है। वो माँ उस एंगल से कि ये माँ और बेटे वाले एंगल को देख नहीं पाती है, वो 1 मिनट में क्विक डिसीजन ले लेती है, यार ये सब ठीक नहीं है। तो ये भी एक फैमिली के अंदर डिस्प्यूट और तलाक का बहुत बड़ा कारण बन रहा है जी। तो राहुल जी, बस जाते-जाते मुझे ये बताएँ कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जी, पेशेंस अपने बड़े बूढ़े, और जैसे भी हमारी पुरानी पद्धति थी उसी हिसाब से आप अपनी शादी का डिसीजन ले, फैसला ले। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा राइट पर्सन नहीं है, तो आप एक राइट काउंसलर ढूंढें, उनसे सलाह करें और उस पर आँख बंद करके भरोसा करें। और सबसे पहले बात ज़रूर करें। आजकल जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको ज़रूर करें जी। राहुल जी, आप आज आए, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और इतनी सारी बातें बताई, जो मेरे लिए नई थी और मेरे भी कहते हैं ना नयन चक्षु खुल गए आज के समाज में क्या चल रहा है शादी को लेके। तो मेरा भी एक संदेश है कि बच्चों की शादी बिल्कुल राइट टाइम पे कर देनी चाहिए। तो राहुल जी, एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी